हाँ, तो माय डियर डियरेस्ट फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या आप कह सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आप बोलो सर हाँ ये हमें याद आ रहा है, हमने 4-5 दिन पढ़ा था, अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, समझ आ गया था, बहुत बढ़िया, रिवीजन कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कितने दिन पढ़ने वाले हम? 2 मिनट का टॉपिक है, फटाफट करेंगे। जितना ये नाम से डरावना लग रहा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लग रहा है ना कि बहुत कुछ होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 ही मिनट का कंसेप्ट है बस, खत्म। उसके बाद हम वेक्टर एडिशन पे करेंगे कुछ सवाल, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। उसके बाद हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स के साथ मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ट्रैक पैरेलल चलाया जाए, एक ट्रैक 11th का, एक ट्रैक 12th का। चलो अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये है मान लो वेक्टर, कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है x, ठीक है, मान लिया। हाँ सर ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए अपने को, कहां चाहिए? मान लो इस एक ये बना दिया मैंने एक्सिस, एक ये एक्सिस बना दी, इसके अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब इसके अलोंग। या मान लो एक वेक्टर ये है जिसका y है सपोज मैग्नीट्यूड, या जनरली हम ऐसा करते हैं k मान लेते हैं मैग्नीट्यूड, कोई भी एंगल हो सकता है, ये एंगल अल्फा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो। अगर मान लो मैं इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करता हूं, तो इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा इसका कितना? x cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका x sin थीटा, खत्म बात। ऐसे इसका ये वाला कंपोनेंट आप देखोगे तो क्या आएगा? k cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट देखोगे तो क्या आएगा? k sin अल्फा, ठीक है, बस इतनी बात है। अब आप देखो जैसे ये है, इसके हमने दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, रेक्टेंगुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यही रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, यही कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है। कोई भी वेक्टर ऐसे है, इधर करना है तो इसके अलोंग cos थीटा, ये sin थीटा, ये sin थीटा, मतलब ये दोनों एक ही हैं, ध्यान रखो। ये वाला वेक्टर है, मान लो एक एक्सिस ऐसे है, एक ऐसे है, एक कंपोनेंट ये आ गया, एक ये आ गया। आप ऐसा करो, इसको दोबारा देखो। जैसे मान लो हमने बताया कोई भी दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, एक ये आएगा। कोई भी वेक्टर जैसे जनरल है, इससे थीटा एंगल पे कोई लाइन है, तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा? मान लो इसका मैग्नीट्यूड है x, तो ये आ गया x cos थीटा, और ये आ गया x sin थीटा। अब ये जो x sin थीटा बेसिकली ये यही है, ये दोनों सेम है। यही बात मैंने आपको यहां पे बताई, यही यहां पे बताई, यही यहां पे बताई है, और यही बात यहां पे बताई है। आप बोलो सर ये x sin थीटा, क्या ये x sin थीटा है? हाँ देखो सेम है, ये सेम है। जैसे ये k sin थीटा है, ये भी k sin थीटा है, आई मीन k sin अल्फा, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप बोलो सर ये सोल्व कहां किए जाते हैं, कोई एप्लीकेशन बताओ। याद करो कल हमने कुछ सवाल करे थे, और वो सवाल कैसे किए थे हमने कि दो वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे तो उनका रिजल्टेंट सेम आता है, 90 डिग्री पे तो √2 टाइम्स आता है, 60 डिग्री पे तो √3 टाइम्स आता है। अब ऐसे ही देखो, जैसे मान लो जनरलाइज बात करते हैं, ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा, क्या है? थीटा। इसका मैग्नीट्यूड है x, इसका भी मैग्नीट्यूड है x। हमें चाहिए इसका रिजल्टेंट, क्या चाहिए? रिजल्टेंट। एक बात तो साफ है कि वो रिजल्टेंट आएगा इस लाइन के अंदर, इस एक्सिस के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, चलो मान लो इधर आएगा, एक एक्सिस आप ऐसे खींच लो। अब इस एक्स के दो कंपोनेंट होंगे, ध्यान से देखो, इस एक्स के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। एक ये बनाया हमने, क्या मतलब कि ऐसा समझिए, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये डॉटेड लाइन हटाते, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। तो एक कंपोनेंट हम ये बनाएंगे, और एक कंपोनेंट हम ये बनाएंगे। ये वाला कितना आएगा बताओ? ये आएगा x, ये एंगल आएगा θ/2, ये भी आएगा θ/2, तो ये आ गया x cos θ/2, ये आ गया x sin θ/2। ये सिमिलरली इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे, ये आएगा x sin θ/2, और ये वाला आएगा x cos θ/2। तो नेट रिजल्टेंट इन दोनों का क्या है? ध्यान से देखो, इससे ये कट जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेट क्या आएगा? x cos θ/2 ये, और x cos θ/2 ये आ गया। अब आप इसमें केसेस बनाओ, तीन आपको केसेस याद होंगे, 120, 90, 60। 120 पे क्या आंसर आया था? चलो केस 1 बनाओ। हमने बनाया था जब थीटा कितना था? 120 डिग्री, दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के थे, हमने कुछ इस तरीके से बनाए थे, रिजल्टेंट आया था, सेम आया था, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। अब मान लो ये है x, ये है x, और एंगल कितना? 120 डिग्री, तो थीटा डाल दो 120,
तो आंसर आएगा 2x cos थीटा 120 डाल दोगे तो 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 60 आपको पता है 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, सेम आ गया। बोलो यस और नो। चलो दूसरा केस देखते हैं, केस 2। थीटा इस बार हम लेंगे 90 डिग्री, ले लो जी, बहुत बढ़िया। इस बार आएगा 2x cos 45 डिग्री, ये होता है 1/√2, तो कितना आएगा √2x। ठीक है जी, ये भी आ गया। आगे चलो, अब हम देखेंगे केस 3। क्या देखेंगे? केस 3। टैंग टैंग। केस 3 में क्या लेंगे हम? थीटा इस बार ले लो 60 डिग्री, थीटा ले लिया 60 डिग्री। आंसर क्या आएगा? 2x cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना आया? √3/2, 2 से 2 गया, √3x। अब ये मत सोचना मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाने वाली बात नहीं है, जनरल नॉलेज की बात है। अभी जैसे आगे वाले सवाल होंगे वो मैं आपको एनालाइज करवाऊंगा। अब आगे आ जाओ केस 4 पे। केस 4, केस 4 पे क्या ले? चलो ऐसा करो, थीटा इस बार 0 ले लो, थीटा ले लो 0 डिग्री, थीटा ले लिया 0 डिग्री, तो cos 0 क्या आएगा? 2x cos 0, cos 0, cos 0 क्या होता है? 1, cos 0 क्या होता है? 1, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 2x। ये सारे केसेस मैं आपको एनालाइज करवाने वाला हूं, डोंट वरी, ये है सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। केस 5 देख लो, लगे हाथ। केस 5, ये क्या होगा? इस बार थीटा ले लो 180 डिग्री, कितना? 180। तो 180 का मतलब क्या होगा? आप 180 का हाफ कर दो, कितना आएगा? 90। cos 90 क्या होता है? cos 90 क्या होता है? 0। तो ये आ जाएगा 2x cos 90 डिग्री यानी कि 0। अब ये सारे केसेस मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे हुए। आप ऐसा करो, मान लो ये दो फोर्स हैं, F इधर F इधर, इस F और F का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0, कट गए। मान लो एक दोस्त मेरे को इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, खत्म, रिजल्टेंट 0, कोई सा नहीं खींच पाएगा। अब मान लो ऐसा है, यहां पे 0, F और F का रिजल्टेंट F, √2f, √3f, 2f। दोबारा देखो, 0, F, √2f, √3f, 2f, यानी कि रिजल्टेंट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो इनका रिजल्टेंट हो गया 0, फिर एंगल ऐसे ऐसे जाते गए आप, रिजल्टेंट बढ़ता जाएगा। यहां रिजल्टेंट क्या आया था? 0। यहां पे रिजल्टेंट कितना आया? सोच के बोलो। यहां पे आया सेम x, यहां पे बताओ कितना आया? √2x। यहां पे बताओ कितना आया? 60 डिग्री पे √3x। और यहां पे कितना आया? सॉरी, 2x। कितना आया? 2x। ये बेसिक बातें, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखे हुए हैं, सिंपल सी बात है, जहां दिख जाए आप निशान लगा सकते हो। और आगे चलें, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू mod a प्लस mod b। मान लो अगर ऐसा है, मतलब 3 इधर फोर्स लगाया, 4 इधर और लगाया, टोटल हो गया 7। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ये बात अपने को पता होनी चाहिए, ये जो है जनरल नॉलेज की बात है। दूसरी बात, a प्लस बी, रिजल्टेंट जो है मान लो आ गया a माइनस बी के बराबर। इस बार एंगल कितना होगा? बताओ, सोच के बताओ। इस बार एंगल होगा 180 डिग्री। 4 और 3 का रिजल्टेंट 1 से छोटा कभी आ ही नहीं सकता। और आगे चलो, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर आता है √a² प्लस b², इस बार एंगल कितना आएगा? मेरे हिसाब से आएगा 90 डिग्री। सोच के देख लो, बचपन से पढ़ रहे हो आप, है ना? तो ये सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक सी बातें। अब हम इस पे कुछ सवाल करेंगे, और जो सवाल करेंगे उसमें कंपोनेंट्स भी आप लगा सकते हो, और कंपोनेंट्स भी चाहो तो वो लगा दो, नहीं तो जो फॉर्मूला है आप वो भी लगा सकते हो। जैसे करना है वैसे करो, आपकी चॉइस है। जिस सवाल को करने का जो जो तरीका मेरे पास होगा मैं आपको सारे बताऊंगा। और उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार ये जान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, उसके बाद सवालों पे। तो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नाम से क्या पता चला? यूनिट वेक्टर, यूनिटी, एकता, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? 1, वो क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1,
वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। यानी कि मैग्नीट्यूड इज यूनिटी तो वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, बात समझ आई। अब मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 2। कितना है? 2। तो आप कहो सर ये इतना इतना जो वेक्टर बच गया ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मान लो ये है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 3, ये एक यूनिट वेक्टर होगा। 4 है तो 1/4 ले लो, 5 है 1/5 ले लो, 10 है 1/10 ले लो, 100 है तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, उसका 100वां हिस्सा चाहिए बस। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 2 10 20 50 100 200 लाख 2 लाख कुछ भी हो, कुछ तो होगा, जितना है उसको उस नंबर से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड आपको बखूबी निकालना आता है, नहीं भी आता तो मैं भी सिखाऊंगा आपको। और बेस वेक्टर, यूनिट वेक्टर, सारे इसमें क्या फर्क है इस पर मैं 2 मिनट और चर्चा करूंगा। देखो कैसे, जिसको आपने टोपी पहना दी, जैसे यहां पे मैंने लिखा है ए कैप, जिसको आपने टोपी पहना दी समझो वो ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो गया। अब उसका काम है डायरेक्शन दिखाना। जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर है 5, ये बेचारा लावारिस है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, आपने लिख दिया 5 ए कैप। पहले ये जो 5 है एक नंबर था, इसका मैग्नीट्यूड था 5, आज ये एक वेक्टर बन चुका है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आज भी इसका 5 ही है, क्योंकि किसी को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। आज भी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। लेकिन आज इसके साथ एसोसिएटेड है एक डायरेक्शन, और ये वही डायरेक्शन है जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब अगर मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप। आप बोलो सर आप तो सीधा बदतमीजी पे उतर आए, आप कैसे मान सकते हो कि हमें आई कैप और जे कैप का मतलब पता है? क्या आपने हमें बताया? नहीं बताया, तो बताऊंगा। ये लो देखो, अभी देखो यूनिट वेक्टर की तो चर्चा चल ही रही है अपनी। इसी कंटेक्स्ट में आप ऐसा समझो कि यूनिट वेक्टर तो पता है आपको, ये बताओ आई कैप जे कैप के कैप का क्या मतलब है? जिसने टोपी पहन ली, एक बात साफ है कि वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों यूनिट वेक्टर तो हैं, लेकिन इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है थोड़ा, और इनको बोला जाता है बेस वेक्टर। क्या बोला जाता है? बेस वेक्टर। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, यूनिट वेक्टर तो ए कैप भी है, पर ये बेस वेक्टर नहीं है। बेस वेक्टर का मतलब है आई कैप, जे कैप और के कैप, यही है बस बेस वेक्टर। अब आप समझो आई कैप होता क्या है? आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। सीधा मैं बस यहां पे वाई एक्सिस लिख देता हूं और यहां पे जेड एक्सिस लिख देते हैं। आप बोलो सर डॉट डॉट तो लिख दो इसे, ये लो। इतनी बात समझ आ गई? हाँ जी आ गई सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। आगे चलो, बेस वेक्टर हमें समझ आया, आई कैप जे कैप के कैप, हमें यूनिट वेक्टर भी समझ आया। क्या मैं कह सकता हूं ऑल यूनिट वेक्टर्स आर नॉट नेसेसरी टू बी बेस वेक्टर, बट ऑल बेस वेक्टर्स आर नेसेसरी टू बी यूनिट वेक्टर्स। यानी जो बेस वेक्टर है वो तो यूनिट वेक्टर होंगे, लेकिन यूनिट वेक्टर है तो जरूरी नहीं है बेस वेक्टर हो। आप ऐसा करो, ये मान लो एक गोला बनाते हैं, यार ये भी नीले रंग का बना, दूसरा बन जाता कोई, कोई बात नहीं, कलर चेंज नहीं करना आता, क्या मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। अब देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये क्या है? ओरिजिन। अब यहां से आप कोई भी वेक्टर बनाओ, इसका रेडियस मान लो क्या है? 1। ये सारे के सारे वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, ये सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं। लेकिन इस दौरान सपोज ये है एक्स एक्सिस, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये जो आपका वेक्टर है, ये होगा आई कैप, और ये जो वेक्टर होगा ये होगा जे कैप। बाकी कोई कुछ भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर तो ये सारे हैं, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये सारे यूनिट वेक्टर हैं। क्या मैं आपको इतनी बात समझा पाया? चलो बहुत बढ़िया। अब करो ये सवाल, वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 4j कैप, अपने को क्या चाहिए? ए कैप। वो क्या आएगा? दिस बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आप बोलो सर ये तो हमें नहीं पता। देखो इधर, जैसे मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो ये हो गया 3i, ये हो गया 4j, ये वाला हो गया वेक्टर ए। तो ये 3i 4j, मतलब अगर मान लो एक पॉइंट ही है, जैसे मान लो यहां पे पॉइंट मान लिया आपने, पॉइंट क्या मान लिया हम? पॉइंट मान लिया हमने 3,4। पॉइंट क्या मान लिया? 3,4। तो इसका मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में 3, इस डायरेक्शन में 4, ये डिस्टेंस कितना आएगा? √3² प्लस 4²। तो ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा?
अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो मोड ए, वो आएगा √3² प्लस 4²। जनरलाइज करते हैं, मान लो कोई वेक्टर ए है आपके पास, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √A1² प्लस A2² प्लस A3²। बहुत फर्जी सी बात थी पर मैं बड़ा दिल करके बता दिया आपको, ठीक है। अब ऐसे इसमें ए कैप अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड अपने को पता है कितना आएगा, 5 आ जाएगा, तो 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। खत्म कहानी, आ गया जी, बहुत बढ़िया, ए कैप आ गया अपने पास। आगे चलें, आगे चलो। अब हम करते हैं सवाल। एक बहुत ही घिसा पिटा कॉमन सा सवाल है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, ये बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत फर्जी और वीवीआईपी सवाल है। मॉड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी। आपको बताना है a और b के बीच में एंगल कितना हुआ, बताओ। वीडियो को पॉज करो, खुद सोल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। देखते हैं ध्यान से। देखो, विदाउट सोल्व करे भी मेरे को इसका आंसर पता है, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे सोचा। अभी जो ट्रेडिशनल मेथड है पहले वो देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होगा a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, इसका अंडर रूट, और इसका मैग्नीट्यूड होगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, ये आंसर आ गया। अब ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। इसके बाद क्या हुआ? a² b² से a² b² कट गया, इसको इधर ले आओ, तो अब हो गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पे कौन लोग हैं? 4 लोग हैं। कौन कौन है? ये 1 2 3 4, इन चारों का प्रोडक्ट क्या है? 0। तो इनमें से कोई एक आदमी पक्का 0 के बराबर होगा। देखो, सबसे पहले आता है 4, ये 4 तो 0 हो नहीं सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो 4 है, तो ये 0 कैसे हो सकता है? तो ये तो हो नहीं सकता। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये क्यों 0 होगा? और जब ये 0 नहीं हो रहा तो बी भी नहीं होगा 0। कह रहा है ये नहीं हो रहा तो मैं भी नहीं हो रहा, तो अब मजबूरन इस cos थीटा को बेचारे को बलिदान देना पड़ेगा, और 0 यही होगा। तो cos थीटा क्या हो गया? 0। इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री। खत्म कहानी। अब हम एनालिटिकली सोचते हैं। देखो, सपोज करो ये अपने पास कोई वेक्टर ए है और ये अपने पास कोई वेक्टर बी है, तो a प्लस बी का रिजल्टेंट ये आएगा, है ना। और a माइनस बी करूंगा तो ये आएगा। बेसिकली पहले इनके बीच का एंगल अगर ये रहा होगा तो अब ये हो गया। ये मत बोलना कि सर आपने बताया था कि एंगल ये था, ठीक है ये था तो अब ये हो गया होगा। बेसिकली आप भाव समझो कि अगर a प्लस बी के बीच का एंगल है थीटा, तो a माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर a और b के बीच का एंगल थीटा है तो a और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। और अगर ये रिजल्टेंट सेम है तो इसका मतलब है थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा ये सेम होने चाहिए। सेम कर दो, थीटा को इधर ले आओ, तो 2 थीटा कितना आ गया? 180 डिग्री, यानी कि यहां से भी थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। छोटा सा सॉल्यूशन है, बहुत प्यारा सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं, लिख लोगे आप या लिख के दूं? इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 unit vectors is a unit vector, find the magnitude of their difference। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करो। देखो, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है अपने पास। कितना सिंपल है? बहुत ही सिंपल है। कितना सिंपल है? बहुत सिंपल है। कैसे? ये मान लो एक यूनिट वेक्टर है। एक बात तो साफ आती है, दो वेक्टर हैं, कौन से? यूनिट वेक्टर। उनका रिजल्टेंट भी क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। कोई परेशानी नहीं है। ये लो, ये हो गया 1, ये हो गया 1, इनका रिजल्टेंट हो गया 1। यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अब ये है मान लो अपने पास वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर आया। अब ए माइनस बी देखते हैं। ये है ए बी, ए प्लस बी, ये हो गया माइनस बी। तो ए माइनस बी के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। रिजल्टेंट कितना आएगा? √3। यही आपका आंसर है। खत्म। नहीं समझ आया? दोबारा रोक के देख लें। ऐसा नहीं आप बार बार सोल्व करने बैठ जाओगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आगे चलो।
अगला सवाल, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए और बी परपेंडिकुलर है, मोड ए इज इक्वल टू मोड सी बाय 2, फाइंड एंगल बिटवीन बी एंड सी। पहले ये सवाल आप खुद ट्राई करें 2 मिनट के लिए वीडियो रोक के, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। देखो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे आएगा। एक बात तो साफ है, तीनों का रिजल्टिंग 0 है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, रिजल्टिंग 0 मतलब बनेगा एक क्लोज ट्रायंगल। क्लियर है बात? अब ये तो परपेंडिकुलर हो गए, ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं ये है थीटा। क्या मान लिया मैंने इसको? मैंने इसको मान लिया थीटा। तो मैं ये बता सकता हूं साइन थीटा जो है वो क्या आएगा, मोड ए बाय मोड सी, यही आएगा। ध्यान से देखो, मोड ए बाय मोड सी आपको 1/2 दिया हुआ है, यानी ये एंगल है 30 डिग्री। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 150 डिग्री। 30 डिग्री मत बोलना, 30 ये आएगा, बी और सी के बीच का एंगल ये है असली आंसर। 30 डिग्री मत लिख देना, गलत हो जाएगा, सही तो रहेगा, बट दिस विल गिव यू -1। तो बी और सी के बीच का एंगल कितने आया? 150 डिग्री, क्योंकि थीटा हमने लिखा साइन थीटा ए बाई सी, 1/2 आया, 30 डिग्री आया, लेकिन ये बी और सी के बीच का एंगल नहीं है। क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है, आगे चलो। एक व्यक्ति चलता है पहले 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, उसके बाद 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद 30 रूट टू इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। फाइनल और नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, फटाफट निकाल के बताओ। अब देखते हैं कहानी क्या है। पहला तरीका क्या है अपने पास? पहला तरीका यह है, ये चलाया 30, ये चलाया 20। अब ये अगर 20 के बजाय सोच के देखो 30 ही हो जाता, तो ये 30, ये 30, ये 30 रूट टू यहां आ जाता, 0 आ जाता रिजल्टेंट। पर अब 0 ना आके ये यहां पहुंचेगा, तो ये कितना आ गया? 10 मीटर वेस्ट। ये आपका आंसर है। आप और एक और तरीके से सोच सकते हो। कैसे? ये 30 बनाया, ये 20 बनाया, और ये 30 रूट टू ऐसे है, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दो। 30 रूट टू का मतलब है 30 ऐसे और 30 ऐसे। इस 30 रूट टू का मतलब यही होगा, ये 30, ये 30। भाई अगर ये मान लो x है, ये x है, तभी तो x रूट टू आएगा। तो ऐसे मैंने 30 रूट टू की बजाय लिख दिया 30 और 30। तो अब होगा क्या, इस 30 से ये 30 गया, इस 30 में से 20 माइनस कर दो, नेट डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आ गई 10 मीटर। 10 यही आपका आंसर है। पहले बताओ, बात समझ में आई? पक्की बात है सबको? क्या हम आगे चल सकते हैं? चलो, अगला सवाल ये है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 8 दे रखा आपको। सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 16 दिया हुआ है, एंड रिजल्टेंट is perpendicular to smaller vector। आपको ये 2 वेक्टर निकालने के, इनका वास्तविक मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, करो पहले खुद से, उसके बाद देखना। अब हो जाए तो मैं बता दूंगा। जैसे मान लो एक वेक्टर आपने ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, और रिजल्टेंट ये आ गया। अब रिजल्टेंट का देखो मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 8, ये x, ये 16 माइनस एक्स। आप पाइथागोरस लगा दोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा। पर मैं आपको बताता हूं, बिना सोल्व किए आप आंसर दे सकते हो। एक आएगा 6, एक आएगा 6 और एक आएगा 10। पूछो कैसे? ध्यान से सुनना ये बात। आप जितने मर्जी सवालों पे लगा के देख लो। मान लो आपके पास वेक्टर हैं, आपको ऐसा ही सवाल दिया हुआ है, ये बोला हुआ है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 3, और दोनों वेक्टर्स का सम है, 2 वेक्टर्स का सम है 5 और 4, कितना हो गया 9। 2 वेक्टर्स का सम है 9,
और उनका रिजल्टेंट है 3, छोटे वाले के परपेंडिकुलर है, 3 4 5 आएगा आंसर। अगर बोला जाए रिजल्टेंट है 5, दोनों का सम है 7, 3 4 5, रिजल्टेंट है 4, सम है 8, 3 4 5, पर ये वर्ड परपेंडिकुलर यूज करेगा, ये भी नोटिस करना। उसके बाद आपको पता है 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 8 सम में 16 सम में 8 रिजल्टेंट है, 6 8 10, 10 सम में 6 + 8 14, वो रिजल्टेंट है, तो भी वही आएगा। आपको बोले कि 18 सम है 6 रिजल्टेंट है, तो भी यही आंसर आएगा। ऐसे ही ट्रिपलेट है 5 12 13, अगर ये आ जाए दोनों का सम 17 है रिजल्टेंट 13 है, सम 25 है रिजल्टेंट 5 है, सम 18 है रिजल्टेंट 12 है, ये आएगा हर एक केस में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो और ऐसे सवालों को बिना सोल्व किए आप आंसर दे सकते हो। वन मोर क्वेश्चन, आपको 3 वेक्टर दिए होंगे, ट्रायंगल बनाते हैं, मतलब कि या तो ये बोल दिया जाएगा ट्रायंगल बनाते हैं, या ये बोला जाएगा कि सम 0 है ना, किसी भी तरीके से कुछ भी स्टेटमेंट में दिया होगा, अलग अलग स्टेटमेंट आती रहती है, और ये भी हो सकता है कि 2 का रिजल्टेंट तीसरा है ना, तो ऐसा आपको कुछ दिया जाएगा। अब मान लो इस क्वेश्चन में मैं लेके चल रहा हूं, हमें दिया हुआ है a + b + c = 0, ठीक है, ये 0 दिया हुआ है और बोला हुआ है कि a और b के बीच का एंगल है 150 डिग्री, कितना 150 डिग्री। उसके बाद आपको बोला है B और C का एंगल 120 डिग्री है। आपको बताना है A B C के मैग्नीट्यूड का रेशो, आप बता दोगे। ये 150 का मतलब है इनके बीच का एंगल, एक एंगल होगा 30 डिग्री और एक एंगल होगा 60 डिग्री। तो अगर एक एंगल आपके पास 30 डिग्री है और एक एंगल 60 डिग्री है, तो एक एंगल 90 डिग्री होगा। आप ऐसे बना लेना, एक को 30 मान लो, एक को 60 मान लो, देख लो किस किस के बीच में क्या क्या दिया हुआ है ना। अब ये ऐसा कुछ बना होगा, देख लो 30 का मतलब क्या है, इनके बीच का एंगल वास्तविकता में तो 150 है, ऐसे ही इनके बीच का एंगल वास्तविकता में कितना है 120, लेकिन ये हो गया 60। तो अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया √3, इनका रेशियो यही रहेगा। मैग्नीट्यूड का रेशियो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यही आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड का रेशियो आप कैसे बताओगे, पहले देखो 150 है 30 लिखो, 120 है 60 लिखो, एक 30 एक 60, तीसरा बच गया 90। आपने 30 देखा, लिख दिया sin थीटा 1/2 होता है, ये 1 ये 2, ये पाइथागोरस से निकाल लो, चाहे tan थीटा देखो, tan 60 √3 खत्म, cos 30 √3/2 खत्म, tan 30 1/√3, किसी भी तरीके से यही रेशियो आना है अगर 30 60 90 है तो, और यही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो। क्लियर, चलो एक सवाल और करते हैं मेरी आत्मा की शांति के लिए। मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 17 and their minimum resultant is 7. Find the resultant if these vectors are at right angle to each other. अब समझो, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो कि मान लो 2 वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट है इतना, मिनिमम है इतना, तो कैसे निकालोगे। जैसे यहां पे मैक्सिमम रिजल्टेंट दिया 17, मिनिमम रिजल्टेंट दिया 7, ठीक है, इनकी मिड वैल्यू देख लो आप क्या आएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी मिड वैल्यू आएगी 12, इसमें से 5 माइनस कर लो, इसमें 5 प्लस कर लो, ठीक है, बस यही 2 वेक्टर थे। एक का मैग्नीट्यूड 12 था, एक का मैग्नीट्यूड 5 था, 90 डिग्री पे ऐड करोगे 13 आएगा। आप बोलो सर हम नहीं मान रहे बात, अच्छे से बताओ। एक और बात, 17 2 वेक्टर हैं, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ सकता है बताओ। मान लो एक का मैग्नीट्यूड x है, एक का y है, तो x + y से बड़ा कभी आएगा नहीं, x - y से छोटा भी कभी आएगा नहीं। दोनों को ऐड करो, हाफ कर दो, ऐड करोगे 2x आएगा 24, x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू आ गई 5। चलो ऐसे 1-2 सवाल और करते हैं, उसके बाद वेक्टर एडिशन को समाप्त करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है 2 वेक्टर्स हैं आपके पास, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है 60, मिनिमम आता है 50। बताओ उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। आंसर आएगा 55 और 5।
कैसे? मिड वैल्यू बड़ा वेक्टर, डिफरेंस छोटा वेक्टर, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस लो, हाफ कर दो, 5 आएगा, छोटा वेक्टर, ऐड करो, हाफ कर दो, बड़ा वेक्टर। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट है 100, मिनिमम रिजल्टेंट है 50, ये वेक्टर होंगे 75 और 25। खुद से सोचना आगे। दो वेक्टर हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट 20, मिनिमम रिजल्टेंट 10, वेक्टर आएंगे 15 और 5। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट 30, मिनिमम रिजल्टेंट 20। इस बार ऐसा करो, खुद से बताओ क्या आएगा? 25 और 5, ठीक है। मैक्सिमम 30, मिनिमम 20। कोई भी दो वेक्टर है, उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है? दोनों को ऐड कर दो, सेम डायरेक्शन में होंगे। और मिनिमम कितना आ सकता है? माइनस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इतनी सी बातें। वेक्टर एडिशन कंप्लीट है अपना। अब एक और लेक्चर, हम जो अगला लेक्चर आने वाला है वो आएगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का। उसमें मैं आपको उसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा। ये अगर आपको लगा हो कि थोड़ा फास्ट हो गया है, आप स्पीड कम करके देखें, रिवाइंड करके देखें, बार बार देखें, परंतु इतना देखने पे आप यकीन मानिए आपके वेक्टर एडिशन के सारे सवाल हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। आधा घंटा पिछली वीडियो का मान लो, अप्रोक्स आधा घंटा इस वीडियो का। अगर 1 घंटे में आपका वेक्टर पूरा चमकता है इंट्रोडक्शन के साथ, एडिशन के साथ, तो ये कोई बहुत ज्यादा टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने कोशिश करी है कि जल्द से जल्द, कम से कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं। ये पर्याप्त है, बेसिक बातें हैं। आपको पूरा वेक्टर एडिशन और वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट, सारी नॉलेज मिल जाएगी। बस आपको 2 लेक्चर देखने, और अगले लेक्चर में मैं आपको डॉट और क्रॉस करवा दूंगा, यानी कि लगभग 1.5-2 घंटे में मैक्सिमम आपका पूरा वेक्टर टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं।